हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक शांतिकालीन और दूसरी संकटकालीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी शांतिकालीन शक्तियाँ, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, आप सभी जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और उसको नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे प्रशासक से संबंधित शक्ति हो गई। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होगी। इसका वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को प्रशासन के कार्यों से संबंधित कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा भेजी गई सलाह को मना नहीं कर सकता। नियुक्ति संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति जो है पीएम और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, राज्यों में राज्यपाल की, और जैसे कैग हो गया, जितने भी आयोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी या यूपीएससी के, इन्हीं सभी आयोगों की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पद से हटाने की शक्ति, राष्ट्रपति जो है इनको पद से भी हटा सकता है। विदेशी शक्ति, विदेशी शक्ति का मतलब है कि विदेशों में जो राजदूत जाते हैं, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और विदेशों से जो राजदूत हमारे यहाँ पर आते हैं, उनके जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी जानते हैं हम वैधानिक शक्ति क्या है, यानी कि उसके पास लेजिस्लेचर से संबंधित क्या पावर्स हैं। संसद के अधिवेशन से संबंधित शक्ति, संसद के अधिवेशन, राष्ट्रपति जो है संसद का अधिवेशन बुला भी सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। संसद का जो अधिवेशन होता है वो साल में 2 बार बुलाया जाता है और इन दोनों ही अधिवेशनों में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर आता है विधेयक से संबंधित शक्ति। संसद जितने भी बिल बनाती है वो तभी एक कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। और विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है, यानी कि वीटो शक्ति भी है। वीटो शक्ति जिसको हिंदी में हम कहते हैं निषेधाधिकार, मना करने की शक्ति। इसका वर्णन आर्टिकल 111 में किया गया है। सबसे पहले आती है भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर है। एक निलंबनकारी, दूसरी पॉकेट वीटो, तीसरी निरंकुश वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक यानी किसी बिल को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पॉकेट वीटो, विधेयक पर कोई निर्णय ना करना, जैसे राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति करता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है। और पॉकेट वीटो का यूज ज्ञानी जैल सिंह ने किया था राजीव गांधी की सरकार में। फिर आती है निरंकुश वीटो। निरंकुश वीटो का मतलब है कि विधेयक को मना करने की शक्ति। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना मतलब क्या है कि जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब कि जब हमें संकट की स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता हो और उस समय संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। संसद को संदेश भेजने की शक्ति, आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को जो है संदेश भेज सकता है।
सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इन 12 सदस्यों को कला साहित्य के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। पहले राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता था, लेकिन 2019 के बाद यह प्रथा बंद कर दी गई। उसके बाद आता है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, लेकिन राष्ट्रपति जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री उसको कहे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तब वह लोकसभा को भंग करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया था 1979 में। अब जान लेते हैं वित्तीय शक्ति क्या है। वित्तीय शक्ति में आता है सबसे पहले हमारे पास धन विधेयक। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब तक राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति ना दे, तब तक मंत्री इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस या प्रस्तुत नहीं कर सकता। और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को या इस बिल को सहमति दे देता है, तभी मंत्री इसको लोकसभा में प्रस्तुत करता है। और जब दोनों सदनों से पास होने के बाद, लोकसभा या राज्यसभा से पास होने के बाद जब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश या प्रस्तुत किया जाता है। और इसका वर्णन आर्टिकल 117 में है। दूसरा आता है हमारे पास राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। और बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है अब हमारे देश में? निर्मला सीतारमण। फिर आता है वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे को देखता है। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। फिर हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं या हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा आता है राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति आर्टिकल 72 यानी राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, उसके अपराधी ने जो अपराध किया है उसको कम कर सकता है। और यहाँ पर एक पावर्स और थी, वो मैं लिखना भूल गई, सॉरी गाइस। वो थी उसकी वो सैनिक शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियों के बारे में। संकटकालीन, जिन्हें आपातकालीन शक्तियां भी कहा जाता है, इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। और ये आपातकालीन व संकटकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। और संकटकालीन व आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में है यानी कि 352। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए।
और लगाया किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति इस आपातकाल को लगाएगा कब? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा यह लगाया जाता है। और इस 1 महीने के भीतर इस घोषणा को संसद के समक्ष रखना आवश्यक है, यानी कि संसद से पारित करवाना आवश्यक है, संसद की परमिशन लेना आवश्यक है, नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। और आरंभ में यह 6 महीने तक रहता है और बाद में संसद की अनुमति मिलने पर इसे अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। और इसका प्रयोग 3 बार किया गया। 1962 में जब भारत और चाइना युद्ध हुआ, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय किया गया। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और जो हमारे पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जब दूसरी बार लगा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, उस समय प्रेसिडेंट थे कौन? वीवी गिरी, और पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और जब तीसरी बार लगा 1975 में, ये किसके आधार पर, किसके कारण लगा था? आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति थी के कारण ये आपातकाल लगाया गया था 1975 में। सभी को याद होगा ये 25 जून 1975। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति जी थे फखरुद्दीन अली अहमद, और पीएम थी इंदिरा गांधी। जब 1962 में पहली बार लगा तब थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी बार लगा तब थे वीवी गिरी, और जब तीसरी बार लगा तब थे फखरुद्दीन अली अहमद। 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। और यदि आर्टिकल 352 लगता है तो उसका प्रभाव या इफेक्ट क्या होता है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं। निलंबित यानी कि जब युद्ध की घोषणा होती है तो जो आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह की बेसिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो समाप्त हो जाती हैं। फिर जो आर्टिकल 20-21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो जीवन का अधिकार हो गया जैसे, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। और जो संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, और इसका वर्णन आर्टिकल 250 में किया गया है। अब जानते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, जिसका वर्णन आर्टिकल 356 में है। यदि किसी राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यानी कि यदि किसी राज्य में सरकार संविधान के नियमों व कानून के अनुसार नहीं चलाई जा रही तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और इस घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। जो पहली थी, जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 था, उसको कितना 1 महीने के भीतर संसद से पारित करवाना आवश्यक था, और जो राष्ट्रपति शासन है इसको 2 महीने के भीतर संसद से पारित करवाना आवश्यक है। इसे कम से कम 6 महीने तथा बाद में 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आप डिफरेंस जो है उसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आर्टिकल 356 के समय जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं, यानी कि संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना देती है। बजट भी संसद ही पारित करती है उस राज्य का। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, 355, 356, 365। अब जानते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसका वर्णन आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल क्या है कि यदि भारत या उसके राज्य है कि वित्तीय स्थिति, वहाँ की फाइनेंशियल जो कंडीशन है
वो संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस घोषणा को भी 2 महीने के भीतर संसद के समक्ष रखना आवश्यक है और इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। इसके प्रभाव क्या पड़ता है? सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके वेतन में कमी कर सकता है जो राष्ट्रपति है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी कर सकता है। तो आज हमने बात की राष्ट्रपति की पावर्स की कि उसके पास कितनी तरह की पावर है, कितनी तरह की शक्तियां हैं। पहले हमने बात की थी उसकी शांतिकालीन शक्तियों के बारे में, जैसे कार्यपालिका शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, सैनिक शक्ति, न्यायिक और वित्तीय शक्ति। जैसे विधायी शक्ति क्या है कि जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन नहीं करेगा तो वह कानून नहीं बन सकता। दूसरी बात धन विधेयक से संबंधित हो गई कि एक ऐसा बिल जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कुछ और भी हैं जैसे कि उसकी पावर्स, जैसे नए राज्यों के निर्माण को लेकर, ये भी हमें इस पर भी पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक होती है। इसी तरह सदस्यों को मनोनीत करना होता है राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा को भंग करने की पावर्स हो, अध्यादेश जारी करना हो, वित्त आयोग की नियुक्ति करना हो, अदर्स मेंबर्स की नियुक्ति करना हो, इन सभी के बारे में हमने बात की। और दूसरी हमने बात की संकटकालीन शक्तियां, जो कि जर्मनी की वाइमर संविधान से ली भाग 18 में है 352 से 360। पहले हमने बात की थी राष्ट्रीय आपातकाल की, जो कि युद्ध या भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लाया जाता है, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। और इसका यूज 3 बार किया गया। 1962 जब चाइना युद्ध हुआ, चाइना ने आक्रमण किया। दूसरी बार जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं, 2021 को छोड़कर इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर राष्ट्रपति शासन की बात की, जब किसी राज्य में जो शासन है वो संविधान के जो नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तब राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट पर जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसी तरह हमने बात की थी वित्तीय आपातकाल की। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। और तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच।